बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को घेरा है। एस जयशंकर ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। आतंकियों को समर्थन देने से खून के दाग नहीं धुलेंगे। आतंकियों को बचाने वाले देश ना तो अपने हितों और ना ही अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं। आतंक की किसी भी गतिविधि को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो विदेश मंत्री का ये बयान, जिसमें उन्होंने चीन और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां एक बार फिर आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों को गोली मार दी। यह हमला पुलवामा में हुआ, जहां बिहार के रहने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया। कश्मीर के पुलवामा में जिन 2 मजदूरों को गोली मारी गई, उन्हें आनन फानन में वहां के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि आतंकियों के हमले में घायल हुए मजदूरों पर इलाके के लोगों की नजर पड़ी, जिसके बाद उनका इलाज करवाने के लिए वो दौड़ पड़े। ये वारदात पुलवामा के खरपोरा रत्नीपोरा में हुई। पुलिस ने जानकारी दी कि पुलवामा के खरपोरा रत्नीपोरा में आतंकवादियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। दोनों मजदूरों की पहचान बिहार के बेतिया के रहने वाले शमशाद और फैजान कासरी के रूप में की गई है। इस आतंकी हमले के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, लेबर पर हमला करना ये कायरता की हद हो चुकी है। ये जानते हुए कि मिलिटेंसी लास्ट स्टेप पर है और इस प्रकार की घटनाओं को एक दहशत क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ दिनों में गैर कश्मीरी लोगों और कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके आतंकियों ने कई हमले किए। 16 अगस्त शोपिया में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को गोली मार दी गई। 12 अगस्त बांदीपोरा में बिहार के एक मजदूर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 जून को कुलगाम में एक बैंक मैनेजर को निशाना बनाया गया। 31 मई को कुलगाम में कश्मीरी हिंदू महिला टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या की गई। और अब फिर पुलवामा में बिहार के 2 मजदूरों को गोली मार दी गई। कहा जा रहा है कि कश्मीर में चल रहे सुरक्षा बल के ऑपरेशन ऑल आउट और वहां हो रहे विकास के कामों से आतंकी बौखलाए हुए हैं, इसलिए टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। इन दिनों कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसके आगे हमारी स्मार्ट सिटीज दम तोड़ रही हैं। दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम शहर यूं तो हाईटेक सिटी है, लेकिन पिछले दिनों से स्मार्ट सिटी बदहाल सिटी में तब्दील हो गई है। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। कल गुरुग्राम में समंदर की लहरों से लड़ने वाला एक कैप्टन को गुरुग्राम की सड़कों पर कार के ऊपर बैठकर अपनी जान बचानी पड़ी। आखिर हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। कार आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई है। कार के भीतर पानी भरा है। कार के स्टीयरिंग तक पानी भरा है। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स पानी में डूबा हुआ है और कार की पिछली सीट पर बैठा अब कार की छत पर बैठा हुआ है। ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की है। कार पानी में नाव की तरह तैर रही है। पिछले 3 दिन से हो रही बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गुरुग्राम पानी पानी हो गया। ये किसी गली मोहल्ले की तस्वीर नहीं, बल्कि गुरुग्राम का NH48 है, जहां नरसिंहपुर के पास पूरा हाईवे पानी में डूबा हुआ है। हाईवे पर करीब कमर तक पानी भरा है। इसी बीच एक कैब सड़क पर आए सैलाब के बीच फंस गई और फिर जो कुछ हुआ, तस्वीरें खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। कार पानी में डूब गई और कार के भीतर पानी भर गया।
कार के भीतर कितना पानी भरा है, इसका अंदाजा ड्राइविंग सीट पर बैठे कैब ड्राइवर को देखकर लगाया जा सकता है। कार में पानी भरा तो कार की पिछली सीट पर बैठा शख्स जान बचाने के लिए कार के ऊपर चढ़ गया। ये वो शख्स है जो हवा में भारी भरकम प्लेन उड़ाता है, लेकिन इसे क्या पता था कि एक दिन उसे जमीन पर जल के बीच जंग लड़नी पड़ेगी। इस कैप्टन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शहर में आए सैलाब के बीच जान बचाने के लिए उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। कैप्टन के चेहरे पर मास्क था। कैप्टन हैरानी भरी नजर से इधर उधर देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जान कैसे बचाई जाए। हालांकि काफी देर बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और जैसे ही कार को धक्का देना चाहा, कार पानी में तैरने लगी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कार नहीं कोई कागज का खिलौना हो। आखिरकार किसी तरह से लोग पानी में तैरती कार को संभालते हुए किनारे तक ले आए और कैप्टन को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह गुरुग्राम सैलाब से जूझ रहा है, उससे तो यही लगता है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। आखिर गुरुग्राम में हुई इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? क्या कुदरत जिम्मेदार है या फिर इंसानी लापरवाही? इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। पिछले 3 दिनों से गुरुग्राम ठप हो गया है। पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें पिछले 3 दिन में गुरुग्राम में आए सैलाब से बदहाली की गवाही देने के लिए काफी है। 22 सितंबर को पूरा एक्सप्रेसवे पानी में डूब गया, तो वहीं दूसरे दिन 23 सितंबर को अंडरपास में 10 फीट तक पानी जमा हो गया। इसके बाद 24 सितंबर यानी कल कार पानी में तैरने लगी। पिछले 3 दिनों में गुरुग्राम के डूबने की 2 वजह सामने आ रही हैं। पहली रिकॉर्ड तोड़ बारिश, दूसरी बदइंतजामी और खराब प्लानिंग। तो चलिए पहले रिकॉर्ड तोड़ बारिश की बात कर लेते हैं। 23 सितंबर को गुरुग्राम में सामान्य बारिश 3 mm होनी चाहिए थी, लेकिन 23 सितंबर को 93 mm बारिश हुई, यानी 2887% ज्यादा बारिश। बारिश ने गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। हम आधुनिकता के दौर में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते जरूर हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी भी कर जाते हैं। तो चलिए गुरुग्राम की बदहाली की दूसरी वजह भी जान लीजिए। गुरुग्राम अरावली की पहाड़ियों के किनारे बसा हुआ है। निर्माण और गुरुग्राम के साइबर सिटी बनने से पहले इसके निचले इलाके में झील, तालाब जैसे कई वाटर बॉडीज थी, जो शहर के भीतर पानी जमा नहीं होने देती थी, क्योंकि ये वाटर बॉडी प्राकृतिक जल निकासी यानी नेचुरल ड्रेनेज का काम करती थी। लेकिन शहरीकरण और आधुनिकीकरण ने जल निकासी के ये इंतजाम खत्म कर दिए। 1956 में गुरुग्राम में 460 वाटर बॉडीज थी, जबकि 2018 में सिर्फ 251 वाटर बॉडी बची। गुरुग्राम इकलौता ऐसा शहर नहीं है जहां इस साल बारिश ने लापरवाही की पोल खोली है। इससे पहले बेंगलुरु में भी ऐसा मंजर दिख चुका है। लिहाजा शहर की प्लानिंग बनाने वालों के लिए ये एक चेतावनी है कि सरकार भले ही आपकी लापरवाही को अनदेखा कर दे, लेकिन कुदरत उसकी पोल खोल ही देती है। अब आपको यूपी के हापुड़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां रेलवे के एक अंडरपास में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सितंबर में आसमान से आफत ऐसी बरस रही है कि क्या शहर क्या गांव, हर तरफ एक जैसा मंजर नजर आने लगा है। हापुड़ की ये तस्वीरें देखिए। रेलवे अंडरपास के पास पानी भरा है, तभी एक ट्रैक्टर वहां से गुजरता है। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर कई मोटरसाइकिल रखी है और बाइक सवार लोग भी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर मौजूद हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से सादिकपुर रेलवे अंडरपास में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लिहाजा लोगों ने ट्रैक्टर के सहारे इस सैलाब को पार किया। पानी को चीरता हुआ बाइक को लेकर ये ट्रैक्टर तो निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से गुजर रहा दूसरा ट्रैक्टर फंस गया। जब यह ट्रैक्टर वहां पहुंचा तो पानी ज्यादा हो गया था, लिहाजा ट्रैक्टर पानी में घिर गया।
आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर को फंसा देखा तो मदद के लिए पहुंच गए। किसी तरह काफी मशक्कत के बाद धक्का देकर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। राजस्थान में भी इन दिनों बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जोधपुर में जगह जगह सड़कें धंस गई हैं, जिसमें एक स्कूटी सवार युवक गिर गया। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से बीच सड़क पर गड्ढा हो गया। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें देखिए। एक स्कूटी बीच सड़क पर बने एक गड्ढे में गिरी हुई है। पहले स्कूटी गड्ढे में आधी गिरी नजर आ रही है और थोड़ी देर बाद पूरी स्कूटी ही गड्ढे में समा गई। स्कूटी पर एक बुजुर्ग सवार थे और वो ट्रक के पीछे चल रहे थे। ट्रक जैसे ही आगे निकला और स्कूटी के पहुंचने के बाद अचानक सड़क धंस गई। स्कूटी उसमें समा गई। स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। आगे की ट्रक जा रही थी, ट्रक के जाने जो गाड़ी जो है ना, जो पीछे पीछे जा रहा था, काफी 4-5 मीटर का फैसला था। इधर जा रहा था, एकदम वो गाड़ी निकली और गाड़ी से वो सड़क धंस गई। मैं गया था, जो मेरा पीछे वाला अगला वाला ऐसा अंदर चला गया, मैं भी चला गया। प्रशासन की गलती है, पीडब्ल्यू वाले डिपार्टमेंट वालों की गलती है। बुजुर्ग की जान तो बच गई, लेकिन सड़क के निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं गोरखपुर में बारिश के बीच नदियों के उफान से नदी किनारे इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। कई परिवार इसकी चपेट में आ गए। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। यूपी में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से घाघरा और राप्ती नदी उफान पर है। नदी किनारे के इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि करीब 35 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हम लोग के बहुत कुछ का दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत? जैसे खाने पीने को, लैट्रिन बाथरूम को, सब कुछ का दिक्कतें है। बाढ़ आए हैं तो प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और आगे इन लोगों के इलाके में बाढ़ ना आए, इसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है। प्रशासन के निर्देश पर यहाँ राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर भी कैंप लगे हुए हैं, मेडिकल कैंप लगे हैं, जिससे यदि कोई व्यक्ति बीमार है उसको उसी के दरवाजे के आसपास या नजदीक में ही फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। मॉनसून जाते जाते भी लोगों की मुसीबत बढ़ा गया है। ऐसे में अभी कुछ दिन और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो देश का हाल आपने देखा। अब बात कर लेते हैं विदेश की, जहां कनाडा में फियोना चक्रवात ने भारी तबाही मचाई। 79% हिस्से में बिजली नहीं है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपना जापान का दौरा रद्द करना पड़ा। कनाडा में ये तूफान की तबाही है। ये बर्बादी फियोना चक्रवात ने की है। जहां तक नजर जाएगी आपको यहां पानी दिखेगा, और पानी ऐसा वैसा नहीं, हाहाकार करता हुआ, डराता हुआ, कलेजे में खौफ पैदा करता हुआ। और ये सब कुछ हुआ है चक्रवात की वजह से। हवाओं के प्रलयकारी प्रहार के आगे बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। कई इमारतों की छतें उड़ गई, तो कुछ जगहों पर शहर और समंदर के बीच का फासला भी खत्म हो गया। कनाडा के नोवा स्कॉटिया में यह भयानक चक्रवात आया। हवाओं की रफ्तार करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे थी और वो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले गई। बिजली के खंभे उड़ गए, मकान दुकान सब मलबे में तब्दील हो गए। हालात बिगड़े तो 79% इलाकों की बत्ती गुल हो गई। चक्रवात के बाद बारिश हुई तो पूरा इलाका डूब गया। इसमें कई आशियानों ने समाधि ले ली। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को जापान दौरा स्थगित करना पड़ा। प्रशासन अलर्ट पर है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सड़कों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। फियोना की ये तबाही अभी और बढ़ सकती है। कल सुबह संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रथम सचिव मिजिटो विनिटो ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई और रात में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन दोनों की क्लास ली। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एस जयशंकर ने शहबाज शरीफ के झूठ और चीन की वीटो नीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हाथ में फाइल, चेहरे पर मुस्कान, चाल में कॉन्फिडेंस और दिल में हिंदुस्तान के दुश्मनों को दो टूक जवाब देने के इरादे से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महामंच का स्टेज संभाला। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India
firmly advocates a zero tolerance. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी और शहबाज शरीफ के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism. पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर पॉलिसी को एक्सपोज करने के बाद अब बारी थी चीन की। मसूद अजहर से लेकर साजिद मीर तक भारत जब जब यूनाइटेड नेशन में खूंखार आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करता है, तब तब पाकिस्तान को चीन का कवच मिल जाता है। चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकियों को ब्लैकलिस्ट होने से बचाता रहा है। एस जयशंकर ने चीन की इस चालाकी को भी महामंच से पंच दिया। The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. जयशंकर को पता था कि यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड को दुनिया सुनना चाहती है। यूनाइटेड नेशन के महामंच से भारत ने जवाब दे दिया कि आखिर जंग के जुनून में मिट रही इंसानियत के बीच हिंदुस्तान की प्राथमिकता क्या है। As the Ukraine conflict continues to rage, we are often asked, whose side are we on? And our answer each time is straight and honest. India is on the side of peace and will remain firmly there. हिंदुस्तान के दुश्मनों को विदेश मंत्री के शब्दों का वार नश्तर की तरह चुभ रहा था। जख्म और गहरा हो गया जब पता चला कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए भारत के नाम की वकालत की। इतना ही नहीं, हाल ही में एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान ने भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है और पाकिस्तानी सेना के कई मालवाहक विमानों को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड करते देखा गया है। रूस ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अगर खबरों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो इसका डायरेक्ट असर रूस पाकिस्तान के आपसी संबंधों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और अब रुक कर रहे बड़ी खबर का। बड़ी खबर चीन के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई, जहां बहुत बड़ा दावा किया गया है। जिनपिंग के तख्ता पलट का यह दावा वायरल हो गया है। सीसीपी पीएलए ने किया है जिनपिंग के तख्ता पलट का दावा। दुनिया भर में अटकलों का बाजार गर्म है कि चीन के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी कंफर्म है। चौंकिए नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में शी जिनपिंग के तख्ता पलट की खबरें ट्रेंड हो रही हैं। यकीन मानिए, चीन की चार दीवारी के भीतर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन को नया राष्ट्रपति भी मिल चुका है। शी जिनपिंग को क्या हुआ, सोशल मीडिया में किस जनरल को चीन का नया राष्ट्रपति बताया जा रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो चंद सबूत देख लीजिए जो टॉप ट्रेंडिंग है। इन वायरल सबूतों को देखकर आप भी कहेंगे कि चीन से बहुत बड़ी खबर जल्द आने वाली है। पहला वायरल सबूत, सोशल मीडिया के कई वेरीफाइड अकाउंट से दावा किया जा रहा है कि चीन में 6000 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं। चीन की ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट्स पर भी यही बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स नॉट अवेलेबल। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि चीन में अगले ऑर्डर तक रेल सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा वायरल सबूत, सोशल मीडिया साइट्स पर दावा किया जा रहा है कि चीन की राजधानी बीजिंग अब पूरी तरह से सेना के कब्जे में है। बीजिंग में जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सवाल है कि अगर वायरल हो रही खबरों में दम है तो चीन के अंदर वो कौन सी ताकत है जिसने तानाशाह को सबसे बड़ा झटका दिया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे दावे के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल ली क्यांग ओमिन ने जिनपिंग के तख्ता पलट की पूरी साजिश रची है। जनरल ली क्यांग ओमिंग चीन की सीसीपी सेंट्रल कमेटी के सदस्य भी हैं। सितंबर 2017 से ली नॉर्दर्न थिएटर कमांड के कमांडर हैं।
दिसंबर 2019 में ली को जनरल रैंक पर प्रमोट किया गया। इंटरनेट पर जिनपिंग के तख्ता पलट से जुड़ी खबरों की बाढ़ सी आ गई। कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है। कुछ के मुताबिक जनरल अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ होंगे, जबकि जिनपिंग की जगह हु जिनताओ चीन के अगले राष्ट्रपति होंगे। सोशल मीडिया में जिन हु जिनताओ को चीन का अगला राष्ट्रपति बताया जा रहा है। वो हु जिनताओ 2003 से 13 तक चीन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ताज्जुब इस बात का है कि अभी तक चीन की सरकार या चीन की सरकारी मीडिया की ओर से तख्ता पलट की अटकलों पर कोई सफाई नहीं आई है। यही वजह है कि जिनपिंग के तख्ता पलट से जुड़ी खबरों को ताकत मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। वहीं एनआईए ने पीएफआई पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। दावा है कि छापेमारी में गिरफ्तार हुए आरोपियों और जब्त डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ कि पीएफआई भारत में इस्लामिक शासन चाहता है, जिसके लिए खूनी खेल खेलने की तैयारी पीएफआई कर रहा था। तो पीएफआई देश में इस्लामिक शासन चाहता है। पीएफआई ने इसके लिए नेताओं की हिट लिस्ट भी तैयार की हुई थी। खूनी खेल खेलने के लिए भी पीएफआई ने पूरी तैयारी की हुई थी। इस रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। रिमांड रिपोर्ट में खूनी खेल की तैयारी बाद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पीएफआई का प्लान। चौंकिए मत, ये सब खुलासा हुआ है एनआईए की दाखिल रिमांड रिपोर्ट में। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत देश के करीब 15 राज्यों में एनआईए और ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। और जब इनमें 10 आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए केरल के एर्नाकुलम कोर्ट में रिमांड रिपोर्ट दाखिल की गई, तो उनमें कई खुलासे किए गए। ये रिमांड रिपोर्ट एबीपी न्यूज के हाथ भी लगी, जिसमें खुलासा किया गया है कि पीएफआई देश में इस्लामिक शासन चाहता है। यही नहीं, भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए पीएफआई खूनी खेल खेलने की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएफआई ने एक समुदाय विशेष के नेताओं की हिट लिस्ट तैयार की थी। आप तस्वीरों में देखिए, यही वो एनआईए की रिपोर्ट है जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आरोपियों से पूछताछ और छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेज में पीएफआई की आतंकी साजिश की कुंडली है। अब आपको पाकिस्तान परस्त पीएफआई के कुछ वीडियोस दिखाते हैं। इन नारों की गूंज हम आपको नहीं सुना सकते। पाकिस्तान परस्त ये नारे भारत की जमीन पर बुलंद हो रहे हैं। वायरल वीडियो पुणे का बताया जा रहा है, जहां परसों पीएफआई के कार्यकर्ता जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पीएफआई के जिस प्रदर्शन में पाकिस्तान परस्त नारेबाजी की बात कही जा रही है, वो भी प्रशासन की अनुमति के बिना किया गया। अब पुलिस नारे वाले इस वीडियो की जांच कर रही है और वहां की सरकार कार्रवाई का भरोसा भी दे रही है। देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर अभी बोलना उचित नहीं होगा। ये पूरी कार्रवाई होने के बाद आधिकारिक रूप पर इसके ऊपर बयान आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नेताओं की पीएफआई से हमदर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो पीएफआई की तुलना आरएसएस और वीएचपी से कर दी। जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि अपनी रिपोर्ट में एनआईए ने यह साफ कर दिया है कि पीएफआई का मकसद आतंक फैलाना है। इसलिए अहम सवाल ये है कि इस संगठन पर बैन कब लगेगा। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां एक बार फिर आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों को गोली मार दी। यह हमला पुलवामा में हुआ, जहां बिहार के रहने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया। कश्मीर के पुलवामा में जिन 2 मजदूरों को गोली मारी गई, उन्हें आनन फानन में वहां के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि आतंकियों के हमले में घायल हुए मजदूरों पर इलाके के लोगों की नजर पड़ी, जिसके बाद उनका इलाज करवाने के लिए वो दौड़ पड़े। ये वारदात पुलवामा के खरपोरा रत्नीपोरा में हुई। पुलिस ने जानकारी दी कि पुलवामा के खरपोरा रत्नीपोरा में आतंकवादियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मारकर
उन्हें घायल कर दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। दोनों मजदूरों की पहचान बिहार के बेतिया के रहने वाले शमशाद और फैजान कासरी के रूप में की गई है। इस आतंकी हमले के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, लेबर पर हमला करना ये कायरता की हद हो चुकी है। ये जानते हुए कि मिलिटेंसी लास्ट स्टेप पर है और इस प्रकार की घटनाओं को एक दहशत क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ दिनों में गैर कश्मीरी लोगों और कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके आतंकियों ने कई हमले किए। 16 अगस्त शोपिया में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को गोली मार दी गई। 12 अगस्त बांदीपोरा में बिहार के एक मजदूर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 जून को कुलगाम में एक बैंक मैनेजर को निशाना बनाया गया। 31 मई को कुलगाम में कश्मीरी हिंदू महिला टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या की गई। और अब फिर पुलवामा में बिहार के 2 मजदूरों को गोली मार दी गई। कहा जा रहा है कि कश्मीर में चल रहे सुरक्षा बल के ऑपरेशन ऑल आउट और वहां हो रहे विकास के कामों से आतंकी बौखलाए हुए हैं, इसलिए टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। और अब बात सियासत के सुपर संडे की, जहां दिल्ली से लेकर कश्मीर तक आज सियासी हलचल देखने को मिलेगी। एक तरफ हरियाणा के फतेहाबाद में 17 विपक्षी दलों का जमावड़ा लगेगा, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लालू और नीतीश कुमार सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल और भगवंत मान आज गुजरात में टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे, तो वहीं जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। और इन तमाम खबरों पर जो भी हलचल रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सियासत का आज सुपर संडे है। आज पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। खास बात यह है कि विपक्ष के इस शक्ति प्रदर्शन में 12 ऐसी पार्टियों को भी न्योता भेजा गया है जो कभी एनडीए का हिस्सा रही हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मंच तैयार हो रहा है। अब पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिन को इस मौके के लिए चुना गया, जिसमें हरियाणा के फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोक दल ने विपक्ष को एक साथ लाने के लिए मंच सजाया है। इसके तहत बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। यही नहीं, कांग्रेस से अलग तीसरा मोर्चा बनाने की INLD तैयारी में है, जिसके लिए INLD ने रैली में विपक्ष के 25 बड़े नेताओं को न्योता भेजा है। इनमें 12 ऐसी पार्टियां हैं जो कभी एनडीए का हिस्सा रही थी। विपक्ष के इस मंच को बीजेपी और कांग्रेस के विरोधी के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए इंडियन नेशनल लोक दल ने कांग्रेस, CPI, आम आदमी पार्टी और BSP को मंच साझा करने का न्योता नहीं भेजा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस रैली में किन किन नेताओं के आने की पुष्टि हो गई है। बिहार के CM नीतीश कुमार, बिहार के डेप्यूटी CM तेजस्वी यादव, NCP प्रमुख शरद पवार, पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल, DM के सांसद कनिमोझी, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, TMC के सुखेंदु शेखर रॉय, शिवसेना के उद्धव गुट से विनायक राउत और CPM महासचिव सीताराम येचूरी रैली में शामिल होंगे। वही दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीजेपी और कांग्रेस से अलग अलग फतेहाबाद में तीसरे मोर्चे के लिए मंच सज रहा है, तो दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव PM मोदी के खिलाफ 2024 की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह के मिशन बिहार से घबराकर दोनों नेता बीजेपी को घेरने के लिए हर रास्ते को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एक वानगी उनके बयानों में भी सामने आई। सफाया है, बीजेपी का सफाया है। विपक्ष में जितने नेता उतनी बात। PM मोदी के विरोध में ममता से शुरू हुआ विपक्ष को जोड़ने का सिलसिला अब तक कई उतार चढ़ाव से गुजर चुका है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है और अब सबकी निगाहें फतेहाबाद पर टिकी हैं कि वहां से क्या निकल कर आता है। साल 2014 का वो वक्त याद कीजिए जब क्रीमिया पर मिलिट्री एक्शन से पहले वहां रेफरेंडम शुरू हो गया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जब सेम स्ट्रैटेजी यूक्रेन के लिए अपनाई है। यूक्रेन के 4 रीजन में जनमत संग्रह शुरू हो चुका है। तो यूक्रेन में अब जनमत संग्रह करवा रहा है रूस। यूक्रेन के 4 रीजन में ये रेफरेंडम का सिलसिला शुरू किया गया है रूस की ओर से। यूक्रेन की जंग के 7 महीने पूरे होते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा दांव चल दिया है।
यूक्रेन के जिन शहरों पर रूस की सेना का टोटल कंट्रोल है, अब वहां रेफरेंडम कराया जा रहा है। इस रेफरेंडम के जरिए रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के लोग रूस के साथ अपने इलाके को मिलाना चाहते हैं, यानी ये लोग रूसी शासन चाहते हैं। लुहांस्क, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क यही वो 4 इलाके हैं जहां रूस की सेना हाई सिक्योरिटी के बीच रेफरेंडम करा रही है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल्स पर रेफरेंडम की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और उन यूक्रेनी लोगों को भी सुनाया जा रहा है जो रूस के शासन से खुश दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के रेफरेंडम की कड़ी आलोचना की है। Відреагує і на псевдореферендуми. Вони будуть однозначно засуджені і на злочинну мобілізацію. दरअसल युद्ध के 7 महीने बीत जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मॉस्को में नाराजगी बढ़ी है। खबर तो यहाँ तक आई कि रूस की सेना भी अब युद्ध नहीं लड़ना चाहती। ऐसे में यूक्रेन के शहरों में रेफरेंडम कराकर पुतिन न सिर्फ अपने आलोचकों को करारा जवाब देना चाहते हैं, बल्कि अपनी सेना में भी नया जोश भरना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और अब रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड मर्डर केस में पीड़ित लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अंकिता की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसकी मौत डूबने से हुई है। रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि उसकी मौत डूबने से हुई है और उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। चोट कैसे लगी, ये पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर साफ हो पाएगा। तो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उसकी मौत डूबने से हुई, डूबने और दम घुटने से हुई थी। रिसेप्शनिस्ट की मौत, इस बात का खुलासा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है और उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। ये बात की जानकारी भी इस रिपोर्ट के जरिए मिली है। चोट कैसे लगी, ये पूरी पीएम रिपोर्ट आने पर साफ हो पाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पीड़ित लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसकी मौत डूबने से हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। चोट कैसे लगी, ये पूरी जो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही साफ हो पाएगा। फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआती जानकारी मिली है उससे ये साफ हो गया है कि लड़की की मौत डूबने की वजह से हुई और दम घुटने से हुई और साथ ही उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। चोट कैसे लगी, ये किस तरह की चोट के निशान हो सकते हैं, ये डिटेल्ड रिपोर्ट आने पर ही साफ हो पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड मर्डर केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि लड़की की जो मौत है वो दम घुटने से हुई और डूबने से हुई। साथ ही उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब चीला से उसके शव को बाहर निकाला गया। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए और क्या कुछ साफ हो पाया है, बताएं जरा। ये पढ़ना देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, यानी कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उसमें डॉक्टर्स की तरफ से साफ लिखा गया है कि जो रिसेप्शनिस्ट की मौत हुई है वो डूबने की वजह से हुई है और उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए हैं। लेकिन साफ तौर पर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि चोट कैसे लगी है इसका जो पता है वो जो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो यानी कि जिस तरीके से शुरुआत में जब आरोपी गिरफ्तार हुए और उन्होंने जो थ्योरी बताई थी अभी तक, तो वो थ्योरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ रही है कि अंकिता को धक्का दिया था और उसकी डूबने से मौत हुई है। तो अभी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही साफ हुआ है कि अंकिता की मौत डूबने से हुई है। उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान जरूर पाए गए हैं, लेकिन वो कैसे लगे हैं चोट के निशान, ये जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा। और रुक कर बड़ी खबर का, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड मर्डर केस में, जहां रिसेप्शनिस्ट की मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसकी मौत डूबने से हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। चोट किस तरह से लगी, ये डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही साफ हो पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है अभी वो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसमें ये साफ हो पाया है कि लड़की की मौत दम घुटने से, पानी में डूबने से हुई। साथ ही उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, कब तक आ पाएगी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती रिपोर्ट में क्या कुछ साफ हो पाया है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि लड़की की जो अभी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ गई, जिसके अंदर ये साफ हुआ है कि उसकी मौत डूबने से हुई थी। इतना ही नहीं, उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि शरीर के ऊपर कुछ चोट के निशान भी थे, लेकिन उसको चोट कैसे लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार लड़की को चोट कैसे लगी थी। लेकिन जो पुलिस की थ्योरी सामने आ रही थी, जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था कि पुलकित और उसके 2 साथियों के साथ जो रिजॉर्ट के ही कर्मचारी थे, उनके साथ लड़की को ले जाया गया था बैराज के पास, और उसके बाद वापस लौटते वक्त जब लड़की का पुलकित के साथ कुछ झगड़ा हुआ, लड़की ने पुलकित के फोन को नहर में फेंक दिया। उसके बाद पुलकित ने लड़की को वहां से धक्का दे दिया। तो जो बात सामने आ रही थी, अभी तक फिलहाल वही चीजें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके आई है कि उसको धक्का ही दिया गया है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा भी कहा जा रहा था कि पहले लड़की का मर्डर किया गया और उसके बाद उसको धक्का दिया गया। लेकिन जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि लड़की को पानी के अंदर धक्का दिया गया था, उसकी मौत डूबने से हुई है। हाँ, शरीर पर चोट के निशान किस वजह से आए हैं, ये जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये चीजें साफ हो पाएंगी। जी, नजर बनाए रखिएगा मनोज, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में अब सब जहां इंतजार सभी को डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, तो बीते कुछ घंटों में कई अपडेट भी आए हैं और अब से थोड़ी ही देर में लड़की का अंतिम संस्कार भी श्रीनगर में कर दिया जाएगा। लड़की के परिवार वाले दोषियों की फांसी पर अड़े हैं। 24 सितंबर की सुबह एसडीआरएफ का मेगा सर्च ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच ही गया। पूरे 5 दिन बाद रिसेप्शनिस्ट लड़की की लाश चीला नहर से बरामद कर ली गई। ऋषिकेश एम्स में 3 डॉक्टर के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के परिवार वालों की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। परिवार की एक ही मांग है, आरोपी पुलकित और उसके दोस्त को जल्द से जल्द फांसी हो। वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट के मर्डर केस ने देवभूमि को झकझोर कर रख दिया है। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तीनों अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में लाश मिलने के बाद क्या क्या अपडेट हुए हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने उत्तराखंड के डीजीपी से बात की। हमने डीआईजी की अध्यक्षता में टीम गठित की है। अभी बहुत सारी बातें सामने आएंगी, जो जिस बात से ये स्पष्ट हुआ है कि लड़की पे दबाव बनाया जा रहा था, वो उसका जो साथी है, जो चैट है, उसको भी बुलाया जा रहा है, उससे भी बयान लिए जाएंगे, उससे बात की जाएगी। इन लोगों को भी एक बारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो दोबारा भी हम पीसीआर लेके और बातें कर सकते हैं। बाकी हमारे पास मतलब विवेचना अभी तक काफी अच्छी हुई है और अब हमने डीआईजी की अध्यक्षता में टीम गठित की तो और बेहतर करेंगे। रिसेप्शनिस्ट मर्डर की जांच के लिए धामी सरकार ने एक एसआईटी गठित की है, जिसकी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी को बनाया गया। हमने कहाँ पर इसको घटना हुआ है वहाँ पर निरीक्षण किया है एंड किस रिसोर्ट में वो काम करती थी वहाँ पर भी हमने देखा है और कहाँ पर इसको डेड बॉडी मिला है वो सारा जहाँ पर हमने टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है एंड कितना भी एविडेंसेस हमें वहाँ पर मिल सके वो सारा एविडेंसेस को हमने इकट्ठा किया। सो हमारा पूरा प्रयास रहेगा 100% कितना भी अक्यूज्ड है इसमें सो उनको बिल्कुल मैक्सिमम पनिशमेंट को इंश्योर करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इधर उत्तराखंड सरकार ने जिला प्रशासन को उन रिजॉर्ट को सील करने का आदेश दिया है जो या तो अवैध हैं या नियमों की अनदेखी करके ऑपरेट हो रहे हैं। धनचुली क्षेत्र के 5 रिजॉर्ट सील भी कर दिए गए हैं। इस केस में आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार रोक दिया गया है। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिवार ने प्रशासन पर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। तो उत्तराखंड रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिवार ने लड़की का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। सरकार की कार्रवाई पर भी परिवार की ओर से सवाल उठाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो जानकारी निकली है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं परिवार की ओर से। परिवार की मांग है कि दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए और सच सामने आए, क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया है प्रशासन पर कि प्रशासन सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। रिजॉर्ट में जो कार्रवाई की गई, रिजॉर्ट को तोड़ा गया, वहां पर बुलडोजर चला, उस पर भी, उस कार्रवाई पर भी सवाल परिवार की ओर से उठाए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर
उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में परिवार ने लड़की का अंतिम संस्कार करवाने से इनकार कर दिया है। तो उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? परिवार यहां पर लगातार जो कार्रवाई अब तक की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से, उस पर सवाल उठा रहा है। परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी परिवार ने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही रिजॉर्ट पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, सबूत मिटाने का आरोप परिवार की ओर से लगाया गया है। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। और श्रीनगर, जहां पर लड़की का अंतिम संस्कार होना था, वहां से हमारी संवाददाता मदीहा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मदीहा, क्या कहना है परिवार का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं श्रीनगर में मौजूद हूं और उसी मौशरी के बाहर मौजूद हूं। मौशरी की तस्वीरें भी मैं इस वक्त आपको दिखा देती हूं, जहां पर उत्तराखंड की बेटी का शव जो है वो रखा गया है और परिवार का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन काफी देर हो गई है, यहां पर जो यहां पे इलाके के लोग हैं वो सब जुटना शुरू हो गए हैं और उनका यही कहना है कि हम उस परिवार के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां लोगों का कहना है कि राजनीति छोड़कर इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। यहां मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और उनसे ही जानते हैं क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग इतनी देर से यहाँ पर हैं, मैं भी देख रही हूँ, परिवार का इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग आज उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, इस समय जो है पूरे उत्तराखंड के भीतर एक बड़ा मामला उभर करके ये आया है और जो पहाड़ की बेटी के साथ जिस तरीके की कल प्रोविजनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हालांकि अभी तो हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि उसकी जो ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, वो सामने आए। लेकिन पूरा उत्तराखंड इस समय उस परिवार के साथ है और पहाड़ की बेटी के साथ जिस तरीके का अन्याय हुआ है, तो हम सब लोगों की एक मांग है, हम लोग कल रात से यहाँ पर हैं, हम सब लोगों की एक ही मांग है कि उस पहाड़ की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और इस घटना के पीछे जितने भी लोग हैं उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए और जो पूरी घटना है उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए और बिना जो पार्टी का सोच करके, पार्टी से ऊपर उठ करके इस समय सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये इतनी बड़ी घटना इस समय उत्तराखंड में अभी आई है, आगे से कोई भी ऐसी घटना उत्तराखंड में न आ पाए, इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर वापस ऐसी घटना ना हो, यही मांग लोग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि श्रीनगर में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं वो जस्टिस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। मुझे ये बताइए कि आज पूरे इलाके में हम देख रहे हैं सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है, जितनी भी मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है। इंतजार आप लोग परिवार का कर रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जो प्रोविजनल रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उससे संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल, हम प्रोविजनल रिपोर्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से पौड़ी की बेटी के साथ ये अन्याय खुलेआम दरिंदों के द्वारा किया गया है, तो हम सब लोगों की, जितने भी यहाँ पर पूरे शहर के, श्रीनगर शहर के तमाम आसपास के समस्त लोग हैं, समस्त छात्र संघ है, व्यापार संघ है, तमाम सारे लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द ओरिजिनल रिपोर्ट आए और उसको सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि इस केस को और मजबूती मिले और तमाम जितने भी दरिंदे हैं उनको फांसी की सजा पर जल्द से जल्द माननीय उच्च न्यायालय भेजे। फांसी की सजा की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है जो पहाड़ की बेटी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों के इमोशंस यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं, लोग गुस्से में भी हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर समझने की है, जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे बिल्कुल भी यहाँ पर लोग संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंतिम विदाई आज पहाड़ की बेटी को दी जानी है, लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जुटना शुरू हो गए और लोगों से भी मैं बातचीत करती हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आगे आ जाइए सर। अभी कुछ देर पहले आप काफी कुछ कह रहे थे, काफी देर से यहाँ डटे हुए, मौसम खराब है बावजूद उसके आप लोग काफी देर से यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग आप लोग करना चाहते हैं पहाड़ की बेटी के लिए? हमारा ये कहना है, जो कल पोस्टमार्टम आज सुबह जो सोशल मीडिया में पुलिस ने डाली है, उसमें एक नया तथ्य सामने आया है कि मारपीट हुई है, मतलब उसकी मल्टीपल इंजरीज है। तो मल्टीपल जो इंजरीज हुई है किस तरीके से हुई है, आखिर क्या उसके मारपीट हुई, कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, ये बात अभी तक पोस्टमार्टम की जो डिटेल रिपोर्ट है उसमें ही खुलेगी या पुलिस हमको बताएगी कि उन्होंने क्या पूछताछ करी। और अभी तक एक और तथ्य सामने आया है कि पुलिस ने अभी तक जो आरोपी है उनका रिमांड नहीं लिया है, वो न्यायिक हिरासत में है, पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने उनका कोई रिमांड लिया जिससे कि ये बात पता लग सके कि उनका मारपीट कैसी हुई, क्या हुआ, क्या घटनाक्रम था। तो इसलिए हम सबकी मांग है कि पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने की निष्पक्ष जांच हो ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके। तो देखिए
जहां पर निष्पक्ष जांच के लिए लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से परे ये पूरी जांच और पहाड़ की बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं यहाँ पर लोग। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, फिलहाल उससे कोई भी यहाँ पर इलाके में संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। लोग चाहते हैं कि जिस तरह से जाहिर तौर पर देवभूमि में जिस तरह से ये वारदात सामने आई है उससे हर कोई स्तब्ध है। आप बने रहिए हमारे साथ। जो स्थानीय लोगों को तो आपने सुना किस तरह का रोष उनमें है, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है, लड़की के भाई का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देह संस्कार, अपने बहन का देह संस्कार करना। तो फिलहाल परिवार ने साफ कर दिया है कि जब तक जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने नहीं आ जाती है तब तक वो लड़की का, अपनी बेटी का अंतिम संस्कार यहां पर नहीं करने देंगे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर यही है कि मोर्चरी में शव है अभी तक पीड़ित लड़की का, और परिवार ने साफ कर दिया है कि जब फाइनल पीएम रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही हम उसका अंतिम संस्कार होने देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। उत्तराखंड में पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार करने से परिवार ने इनकार कर दिया है। परिवार ने प्रशासन पर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। जो इनिशियल पीएम रिपोर्ट सामने आई है उससे परिवार का इनकार। परिवार का कहना है कि उन्हें उस रिपोर्ट पर यकीन नहीं है। उस पर सवाल खड़े किए हैं परिवार की ओर से, और परिवार की ओर से कहा गया है कि जब तक डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक वो बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लड़की के परिजन क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। फिर दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। हो सकता है दाल में को काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाके मैं लड़की का देह संस्कार करूँगा। तो इनिशियल पीएम रिपोर्ट से परिवार संतुष्ट नहीं है। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है तब तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। श्रीनगर से, जहां मोर्चरी में शव रखा हुआ है उत्तराखंड की बेटी का, वहां से हमारे साथ मदीहा खान हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, और साथ ही ऋषिकेश से हमारे संवाददाता मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदीहा, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। परिवार का साफ कहना है कि जब तक फाइनल पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। बिल्कुल, जिस तरह से परिवार ने ये बात कह दी है कि हम बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम जो है फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करेंगे, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बाकी लोग हैं इलाके के वो भी परिवार के साथ खड़े हुए हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मोर्ची के बाहर मौजूद हैं। ये लोग अभी से नहीं, बल्कि जब अब से कुछ देर पहले मौसम काफी खराब था, यहाँ पर बारिश काफी तेज थी, तब से ही लोगों का जमावड़ा जो है यहाँ पर शुरू हो गया था, और धीरे धीरे करके लोगों की जो संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि हम परिवार के साथ हैं। लोग चाहते हैं कि प्रोविजनल जो रिपोर्ट है उससे उनको संतुष्टि नहीं है, लोग चाहते हैं फाइनल रिपोर्ट आए। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि श्रीनगर से हैं। मैं आपको एक और जानकारी यहाँ पर दे दूं कि श्रीनगर इस वक्त पूरी तरह से बंद है। सारा मार्केट जो है बंद करने की घोषणा जो है यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन ने कर दी है। लोगों का कहना है कि हम बेटी के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, इंसाफ की मांग करते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोग, क्या मांग आप लोग करना चाहते हैं? हमारी मांग, सबसे पहली मांग ये है कि जो ये पहाड़ की बेटी है जिसके साथ इतनी जो घटना, दिल दहलाने वाली घटना हुई है, उससे सारा पहाड़ आहत है, और आज सारे देश में ये बात उठ रही है कि इस लड़की के साथ जो घटना हुई है, भविष्य में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है प्रशासन कुछ ठोस कदम उठाए। और आपने देखा होगा कि वनंतरा होटल में ये जो कृत्य हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह के कृत्य वहाँ पहले से होते आ रहे हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि जो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए,
तत्पश्चात जो है उसका दाह संस्कार किया जाए। नम आंखों से हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं। और शासन प्रशासन से हमारी एक विशेष मांग ये है कि एक गरीब जब भटकते हुए अपनी एजुकेशन पूरी करते हुए उसके बाद अपने रोजगार की तलाश करता है, और रोजगार की तलाश में इस पहाड़ में आपने देखा होगा अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे इतने ज्यादा नहीं है कि वो अपना भरण पोषण ढंग से कर सकें। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद वो लोग जो है बच्चों को बाहर भेजते हैं कि चलो कहीं पर जॉब लग जाए, अपने परिवार का पालन पोषण करे, और उसके साथ इस तरह की हरकत हो जाए तो उससे हम लोग बहुत आहत हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनोद नेगी आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सब लोग मिलकर इस बातों को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं कि उस परिवार को, जिस दयनीय हालत में वो परिवार जी रहा है, एक तो उनको आर्थिक मदद दी जाए जिससे उनका भी थोड़ा सा, बेटी तो उन्होंने खो ही दी है, और निश्चित रूप से उनको कुछ इस तरह से भी उनको शासन प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन दिया जाए जिससे वो अपनी आजीविका का भरण पोषण कर सकें। सभी के मन में रोष है और सभी इंसाफ का इंतजार भी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद भी करें। मदिया, लौटूंगी आपके पास। मनोज वर्मा भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए ऋषिकेश से। मनोज, परिवार ने अब तक की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो प्रोविजनल पीएम रिपोर्ट आई है, परिवार को उस पर भी विश्वास नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो ये रिपोर्ट है ये शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये साफ हुआ है कि जो लड़की की मौत हुई है वो पानी में डूबने की वजह से हुई है, और उसके ऊपर शरीर के ऊपर कुछ चोट के निशान भी थे। तो फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कल जो आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक जो आरोपियों से पूछताछ हुई है, आरोपियों ने यही बताया था कि जब लड़की उनके साथ वहां चली गई और वापसी में आते हुए लड़की से जो पुलकित का झगड़ा हुआ, लड़की ने पुलकित के फोन को नहर में गिरा दिया, और इसी बात से गुस्सा होकर के पुलकित ने और उसके साथियों ने मिलकर के लड़की को नहर में धक्का दे दिया। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो पुलिस की थ्योरी है वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है बैराज के पास से लौटते हुए, जिसमें लड़की बाइक पर बैठी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, और दो लड़के जो थे, जो साथी थे उसके पुलकित के, वो स्कूटी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, जब शुरुआत में लड़की मिसिंग हुई उसके बाद पुलिस ने क्योंकि ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं की, और इस वजह से जो है परिवार के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार जो शरीर के ऊपर चोट के निशान थे वो किस वजह से आए। जी वही मनोज, जिस तरीके से रिजॉर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, रिजॉर्ट के हिस्से को गिराया गया, उस पर भी परिवार को ऑब्जेक्शन है। वो कहना है यहां पर लड़की के पिता का साफ तौर पर कि वहां से कुछ और सबूत भी मिल सकते थे। जी बिल्कुल, देखिए जब हमारी कल आला अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आरोपियों को जब शुरुआत में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो शुरुआत में उनके बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा था। यही वजह थी, उनसे सख्ती से पूछताछ के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और उन्होंने पूरी कहानी को बताया। और उसके बाद जो पुलिस की एक टीम थी वो रिजॉर्ट में पहुंची थी और तमाम जो सबूत थे पुलिस ने वहां से इकट्ठा किए थे। आपको बताना चाहेंगे कि रिजॉर्ट का आगे का हिस्सा जो है वो गिरा दिया गया है। कल एक बार फिर से जो पुलिस की टीम थी वो वहां पर पहुंची थी, और जो कुछ सबूत बचे हुए रह गए थे उन सबूतों को पुलिस ने वहां से जुटाने की कोशिश भी की थी। परिवार का गुस्सा बिल्कुल जायज है। जो उत्तराखंड की बेटी है उसको जरूर इंसाफ के लिए जो लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर इसमें सामने आ रही है। क्योंकि 18 तारीख को लड़की मिसिंग हुई थी, 19 तारीख को इसकी रिपोर्ट जो है दर्ज कराई गई थी, और उसके बाद 7 दिन लग जाते हैं पुलिस को लड़की का शव ढूंढने में। तो लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज है। पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि अब जो लड़के अभी जेल चले गए हैं उनको एक बार फिर से रिमांड पर लिया जाएगा, उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी कि कहीं इस पूरी घटना में उनके साथ कोई और तो शामिल नहीं था, क्योंकि अभी शुरुआत में वो तीनों ही जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि रिमांड लेकर उनसे एक बार फिर मदीहा दोनों ही नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हर किसी को इंतजार है, हर किसी की ज़बान पर बस एक ही सवाल है कि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।